हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैंने ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो सीरीज़ है उस सीरीज़ का पूरा जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, काफ़ी डिटेल में और काफ़ी डेप्थ में कवर अप कर लिया है। और इसके बाद अब हमारी बारी है जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना। हम सिलेक्टेड कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सारे क्वेश्चन हम आज करेंगे। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरे एक दोस्त के बारे में बताऊंगा। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है नासिर। तो वो नासिर अपना एक यूट्यूब चैनल है जिस चैनल में नीट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करता है। वो भी नीट रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियो अपलोड करता है। और आप जाइए उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके चैनल को भी विज़िट कीजिए। और उसका चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज यार हमारा ये वीडियो बिना किसी डिले किए। और आप लोगों को तो पता ही है हम लोग ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कैसे करते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बताता रहूँगा और आपको पॉज करना है और ख़ुद से ट्राई करना है और ख़ुद से ट्राई करके आखिर में मुझे स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बात किए ज़्यादा हम लोग शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन। और यहाँ पे जनरली आप लोगों को पता है कि नीट में आसान सा क्वेश्चन ही आता है इस वाले चैप्टर से। और यहाँ पे भी आसान क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने आपको स्टार मार्क करके ऑलरेडी रखा है और आगे भी मार्क कर दूंगा। उनको आपको दोबारा एक बार देख लेना है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992 वाज कॉल्ड। तो अर्थ समिट जो है 1992 में, ये मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि कैसे अब अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट कब कौन सा वाला हुआ था, कहाँ पे हुआ था, याद रखने वाला एक ट्रिक। तो अर्थ समिट आप लोगों को पता है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। और 2002 में द वर्ल्ड समिट हुआ था, वो आपका कहाँ हुआ था, जोहानिसबर्ग में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमें पढ़ना था क्या कि अर्थ समिट जो है जो रियो डी जेनेरो में हुआ था उसका मेन मोटिव क्या था। ये मैंने आपसे कहा था कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको एकदम पता होना चाहिए। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आपका ऑलरेडी स्टार मार्क किया हुआ है और इसको आपको दोबारा देख लेने हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला ऑप्शन, हम बिल्कुल ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन फॉर इमीडिएट स्टेप्स टू डिसकंटिन्यू यूज़ ऑफ CFC दैट वर डैमेजिंग ओजोन लेयर। तो ये आपको बाद में पता चलेगा ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक नाम है, एक मॉन्ट्रियल शहर में ये हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो ऑब्जेक्टिव था वो मेनली ये था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है उनका डिक्रीज होना। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या तो ये तो नहीं है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाला नहीं है ऑप्शन, ये तो हमारे यहाँ से निकल गया। बी जो है वो क्या कह रहा है कि टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। नहीं, ऐसा तो नहीं था। वहाँ पे कुछ बायोडाइवर्सिटी, ये तो चैप्टर का नाम ही है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो वहाँ पे ऐसा ही कुछ था, है ना, याद आ रहा है ना कि कुछ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला ही कुछ टर्मिनोलॉजी था। हाँ, आपने सही पकड़ा है। तो यहाँ पे आप अगर सी ऑप्शन पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स। तो ये बिल्कुल आपका NCERT का बिल्कुल लाइन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। चलिए डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। टू एसेट थ्रेट्स पोज टू नेटिव स्पीसीज बाई इन्वेसिव वीड स्पीसीज। तो ये कुछ भी प्रोटोकॉल का अंदर नहीं है, ये आपका एलियन स्पीसीज इन्वेशन जो है उसके बारे में बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसको करेक्ट कर लिया होगा। सेकेंड, which one of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity। मैंने आपको ये हॉटस्पॉट मार्क करवाया था। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को देखते ही फटाक से कर लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था कि ये जो इन सिटू एक्स सिटू वाले हैं, जो भी एग्जाम्पल NCERT में दिया हुआ है वो सारे आपको कर लेने हैं। तो यहाँ पे जो है आपका एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पढ़ने आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं आप एकदम पेन को क्वेश्चन के ऊपर से लेके जाइए, एकदम पेन को पेज पे छुआ कर आप चलिए। तो यहाँ पे नॉट जो है ये आपको ध्यान रखना है कि नॉट इंक्लूडेड इन सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू में कौन सा नहीं आता। पहला है सेक्रेड ग्रुप, जी ये तो आता है, ये हमें पता है, ये तो ऑलरेडी आता है। बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ ये भी तो आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो चलिए इसको, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको आप क्वेश्चन मार्क लगा के आगे बढ़िए। लेकिन है तो नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इन सिटू में आता है।
तो आपका ये जो है बोटनिकल गार्डन, जी हाँ ये तो हमें पता है, जूलॉजिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डन, ये सारे एक्स2 होते हैं और ये इन2 में इंक्लूडेड नहीं होगा। आसान क्वेश्चन है, अगर इसमें कुछ थोड़ा दिक्कत आया भी होगा तो आप अगले वाले ऑप्शन में जब भी जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इससे आपको क्या सीख मिलता है कि कभी भी किसी एक क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन पे अगर डाउट हो रहा है तो उसमें आप क्वेश्चन को इमीडिएटली छोड़ मत दीजिए, अगले ऑप्शन तक जाइए और कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ अगले ऑप्शन तक चले गए, सोचिए आपको आंसर मिल गया और आपको +4 मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको, और अल्टीमेट जो एग्ज़ाम है नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही काम लेना है। तो चलिए हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं कि नीट 2019 पे ये तीन तीन क्वेश्चन आया था, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और क्वेश्चन कैसा आता है, बहुत ही आसान आता है। और कहाँ से आता है, मैंने जो आपको हॉटस्पॉट मार्क करवाया है, क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, एकदम लिख के ले लो, ठीक है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए आई थिंक, कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सटिंक्शन जो हमारे एनसीईआरटी हमें बोलता है, तो वो क्या है, वो आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन देखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है हम लोग बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन पे चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ खास एक्सप्लेन करने वाला चीज़ है नहीं, था नहीं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव स्पीसीज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेरियास गैरीपिनास इन रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज। अरे भाई यहाँ पे तो इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या ही पूछेगा, कि ऑलरेडी बोल दिया कि इसमें कुछ चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है और इंडियन नेटिव स्पीसीज को वो एंडेंजर्ड कर रहा है, क्या होगा, ये तो डेफिनेटली आपका एलियन स्पीसीज इन्वेशन होगा। इससे आसान आपसे क्या ही पूछेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसमें बाकी जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन वगैरह है, इसका जो एग्जाम्पल मैंने आपको एनसीईआरटी में मार्क करवाया था और कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने बोला था, वो भी आपको याद रखने हैं। और कुछ जो डिसेंट एक्सटिंक्शन है, जैसे कि वो बाली, जैवान, कैस्पियन, जो सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, या फिर डोडो, क्वेगा, ऐसे जो चीज़ें थे वो एनसीईआरटी में जो थे वो आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन 100% पूछेंगे, आज नहीं तो कल पूछेंगे ही पूछेंगे, आपको मॉक टेस्ट में तो आएगा ही आएगा, एकदम लिख के ले लो अभी। चलिए फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेस्टर्न घाट हैव लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड इन एनीवेयर एल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यू यूज टू नोटिफाई दिस स्पीसीज। अरे ये वाला टर्म आई थिंक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, कुछ याद आ रहा है कि नहीं। अभी ये कुछ आपका जो है पैंडेमिक चल रहा है, कुछ एपिडेमिक होते थे क्या, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या। हाँ, अगर आपको याद आया है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जी हाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा एंडेमिक। ये आपको एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन उठा के दे दिया, एकदम लाइन को छाप दिया है कि एंडेमिक जो है, एंडेमिज्म किसी भी जगह पर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हॉटस्पॉट जो होते हैं वहाँ पे एंडेमिज्म और आपका स्पीसीज रिचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे जो एंडेमिज्म का जो डेफिनेशन था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वही यहाँ पे क्वेश्चन पे बिल्कुल लाइन के थ्रू, लाइन में दे दिया और उसी लाइन को आपको क्वेश्चन के थ्रू पूछ लिया। तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात क्रिएट किया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ। आई डोंट थिंक इसमें भी आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा। क्रायो प्रिजर्वेशन का टेम्परेचर तो हम सब लोगों को पता होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन आई थिंक बच्चों को पता होगा कि -196 डिग्री सेल्सियस। हाँ, कुछ कुछ जगह पे आपको -190 भी दिख सकते हैं, लेकिन 190 के रेंज में होता है। आई एम सॉरी, 190 के रेंज में होता है, ये आपको बेसिकली याद रखना है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन पे। आई थिंक अभी तक जो क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको करवाया वो सब आप लोगों ने एकदम करेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि काफ़ी आसान से ये वाले क्वेश्चन थे। तो सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्सी2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट। आपसे मैंने बोला था कि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो बार बार आ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन आपको अपने रडार में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देखा होगा कि आई थिंक ये वाला जो 2019 में आया था, ठीक है। इसके बाद ये आई थिंक 2017 या 2018 का कुछ क्वेश्चन होगा, जो सेवेंथ वाला क्वेश्चन होगा, तो उसमें भी पूछा जा रहा है कि
एक्सी उसमें शायद IMC2 पूछा था, इसमें XC2 पूछ रहा है। तो ऐसे ही आपको घुमा फिरा के एक ही सवाल पूछेगा, क्योंकि NCERT का दायरा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। उसी में से ही आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप ऐसे ही किसी भी एक NCERT के लाइन को 3 डायमेंशनल तरीके से रेडी कर लो, या फिर आप 4th डायमेंशनल, कुछ भी डायमेंशनल, n डायमेंशनल अगर आप रेडी कर लेते हो, तो आपका नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बायोलॉजी में तो एटलीस्ट फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आना तय है। ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो क्या था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन XC2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट, कौन सा XC2 में आपका इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सेक्रेड ग्रुप्स, बॉटनिकल गार्डन एंड सीड बैंक, ये आपका जो है ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इसमें तो हमें पता है कि ये जो आपका सेक्रेड ग्रुप्स जो है ये बाकियों से थोड़ा अलग दिख रहा है। क्यों अलग दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पूछा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन XC2 एक्सेप्ट, XC2 में कौन सा नहीं होगा, यानी आपको INC2 पूछ रहा है। और आपका सेक्रेड ग्रुप जो है ये तो INC2 कंजर्वेशन है, हमें पता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है। 8th क्वेश्चन चलते हैं। 8th क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू XC2 कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट। तो फिर से आपको XC2 जो कंजर्वेशन है उसी का मेथड का जो नाम है वही आपसे फिर से पूछ रहा है। घुमा फिरा के एक ही टाइप के सवाल आपसे बार बार पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली कौन सा वाला XC2 है वो आपको ढूंढना है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं, ये तो INC2 हो जाएगा। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट नहीं, रेन फॉरेस्ट तो डायरेक्ट आपका ऑन साइट कंजर्वेशन हो जाएगा, ये तो INC2 हो जाएगा। हिमालयन रीजन, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा डाउट आ सकता है, लेकिन नहीं, हिमालयन रीजन तो आपका हॉटस्पॉट होता है। एक जो हिमालयन जो प्लेन जो है उसमें एक हॉटस्पॉट प्रेजेंट है, तो ये आपका INC2 में ही आएगा। फाइनली हमारा आ जाता है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। आप लोगों ने बहुत सारे लोग आई थिंक सफारी पार्क में घूमे भी होंगे, तो ये आपका XC2 कंजर्वेशन में हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत ही आसान, एकदम रद्दी सवाल है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, उन्होंने क्या कहा था कि जब भी हम हमारा जो एरिया ऑफ इंटरोस्पेक्शन जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो आपका स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होता है कितना, अप टू ए सर्टेन लिमिट। S इज इक्वल्स टू CA⁴Z, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होता है जब हम हमारा जो फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाते हैं, लेकिन अप टू ए सर्टेन लिमिट। ये आपका आई थिंक जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका रिवाइज हो चुका होगा। चलिए अब 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रीजन ऑफ बायोस्फीयर विच इज़ लीगली प्रोटेक्टेड व्हेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड इज़ नोन एज। तो इसका आपका जो नाम है ये कोर जोन होगा। ये मैं आपको स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये NCERT पे उतने अच्छे से वहाँ पे दिया गया नहीं है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें ना आपका 3 जोन होते हैं। ये जो बफर जोन आपको दिख रहा है, ट्रांजिशन जोन आपका जो दिख रहा है, और कोर जोन जो आपका दिख रहा है, ये 3 आपका मेनली जोन होते हैं। तो आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसमें सबसे आउटर जो एरिया होते हैं वो ट्रांजिशन जोन होते हैं। उसके बाद जो वाला एरिया होता है वो बफर जोन होते हैं, और अल्टीमेटली अंदर में कोर जोन होते हैं। तो आपका ट्रांजिशन जो एरिया है वो बायोस्फीयर रिजर्व के उस वाले पार्ट में तो ह्यूमन एंट्री अलाउड है। आपका जो ट्रांजिशन आपका जो ट्रांजिशन में तो सारे अलाउड है, और बफर जो है मिड पार्ट, तो उसमें सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो साइंटिस्ट है वो ऑन द बेसिस ऑफ परमिशन अलाउड है। हर टाइम अलाउड नहीं है, उनको परमिशन लेना पड़ेगा। और कोर जोन में तो कोई भी अलाउड नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल एकदम शुद्ध आपका एनिमल रहता है वहाँ पे। हाँ, चलिए अब हम 11th क्वेश्चन, मैंने आई थिंक आपको थोड़ा आउट ऑफ NCERT यहाँ पे बता दिया ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके बारे में। तो अगर आप चाहो तो ये वाला पार्ट फिर से दोबारा पीछे जाके मैंने जो बोला वो नोट कर लो, या फिर आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, गूगल में भी इसका काफ़ी अच्छा आपका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑलरेडी मैंने स्टार मार्क करके रखा है। इसमें क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट। ठीक है, ये टिल डेट है, तो आपका क्या आंसर होगा, इसका 34 आंसर होगा। हमें तो पता है कि अभी कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे पास प्रेजेंट है, 34, लेकिन पहले कितने थे, पहले आपका 25 थे। ये आपको ध्यान रखना है, आपको NCERT में ये वाला डाटा दिया हुआ है कि पहले कितने में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है थे, और अभी कितने नया ऐड हो चुके हैं, या फिर कितने अभी बढ़े हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अरे यहाँ पे तो करेक्टली मैच पूछा है, तो चलिए मैच करते। पहला दिया गया है एरेनकाइमा उपंक्सिया, अरे ये तो शायद आउट ऑफ NCERT आ रहा होगा।
लेकिन हाँ, ये आप कुछ लॉजिक के थ्रू कर सकते हैं। ये जो एरेनकाइमा जो होते हैं जनरली आपका जो एक्वाटिक हैबिटाट में जो प्लांट्स रहते हैं उसमें मिलते हैं, और ओपंगसिया तो आपका जो डेजर्ट में मिलते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये मिसमैच है। एज पिरामिड बायोम, अरे नहीं नहीं नहीं, एज पिरामिड के साथ बायोम का कुछ दूर दूर से भी रिलेशन नहीं है। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, अरे ये तो कुछ करेक्ट करेक्ट लग रहा है कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो है ये तो अल्टीमेटली एक टाइप ऑफ एलियन स्पीसीज इन्वेशन है, और एलियन स्पीसीज इन्वेशन अगर किसी जगह पे हो रहा है तो ये तो थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ही होगा। क्योंकि हमें तो पता है कि ये जो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सब जो एविल क्वाड्रेंट में जो 4 मुख्य कारण आपका दिया गया है एनसीईआरटी में, ये तो एक उसका चीज़ है। तो ये तो आपका करेक्टली मैच हो रहा है। चलिए फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन इसके साथ पॉपुलेशन। जी नहीं, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब आपका डिफरेंट वर्टिकल स्ट्रेटा में उनको अलाइन करना, तो उसके साथ पॉपुलेशन का दूर दूर से भी कोई रिलेशन नहीं है। अब हम ये जो 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई थिंक ये जो अभी तक क्वेश्चन मैंने किया आप लोग काफ़ी आसानी से कर लिए होंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि सारे ही काफ़ी आसान थे। ये जो 13th क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि रेड लिस्ट कंटेंट्स डाटा इन्फॉर्मेशन ऑन, तो रेड डाटा बुक जो है वो किस बारे में आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। तो ये हमें पता है कि ये जो कुछ भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो है, जो अभी कैन बी vulnerable, इट कैन बी एंडेंजर्ड, इट कैन बी एंडेमिक, डिफरेंट टाइप ऑफ जो कैटेगरी होते हैं वो आपके लिए आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी जो थ्रेटेंड है, जो कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं नियर फ्यूचर में, या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, या फिर काफ़ी ज़्यादा vulnerable है, उनके बारे में डाटा यहाँ पे रखा जाता है। तो पहला है कि ऑल इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट, बिल्कुल नहीं, इसमें इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता है। और उसके बाद सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि प्लांट हुज प्रोडक्ट्स आर इन इंटरनेशनल ट्रेड, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थ्रेटेंड स्पीसीज़, जी हाँ, हमें ऑप्शन यानी हमारा आंसर जो है मिल चुका है। थ्रेटेंड स्पीसीज़ के बारे में डाटा यहाँ पे आपका जो रेड डाटा बुक या फिर रेड लिस्ट जिसे आप कहते हैं वो कंटेन करता है। हम आ चुके हैं 14th क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को थोड़ा टफ लग जाएगा, और टफ लगने का कारण जो है वो आपका एनसीईआरटी में ये सब ना दिया होना। तो अगर आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ये अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको एक एज अ स्टडी मटेरियल लेके आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द फेमस मास्क डियर और हंगूल। तो आपका फेमस मास्क डियर जो है, मास्क डियर यानी जिसको हम हंगूल कहते हैं, तो वो कौन से वाले इलाके में मिलते हैं। ये आपका बेसिकली कुछ फैक्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको आपको याद ही रखने हैं, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आपका इसका आंसर जो है इसका ये है डचिंगहम नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आप चाहो तो ये याद रख लो कि आपका जो मास्क डियर और हंगूल जिसे हम कहते हैं, तो वो आपका डचिंगहम नेशनल पार्क या फिर जो डचिंगहम नेशनल पार्क जो कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है उसमें मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब अभी क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, इसके बाद व्हिच इज़ नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार इसमें तो बहुत ज़्यादा जीके पूछ रहा है, ये एनसीईआरटी में कहाँ है। तो आई थिंक ये वाला डाटा आप लोगों को याद रखना चाहिए, या फिर आप लोगों को आई थिंक पता भी होगा बहुत सारे लोगों को कि इंडिया का जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है वो क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होता है ये। तो ऑप्शन दिया हुआ है ब्लू व्हेल, सी हॉर्स, गैंजेटिक शार्क, रिवर डॉल्फिन। तो आई थिंक आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर ही दिया होगा कि इसका आंसर होगा रिवर डॉल्फिन। बहुत सारे लोग इसमें ये गैंजेटिक शार्क में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन नहीं, गैंजेटिक शार्क नहीं, आपका जो रिवर डॉल्फिन है यही आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप चाहो तो इसको गूगल में भी देख सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा एक इमेज मिल जाएगा ये जो रिवर डॉल्फिन है उसका। ठीक है, 16th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? हाँ, रिपीट हुआ है, ये सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, ये हमें पता है, देखने का भी ज़रूरत नहीं है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने आपसे कहा था ना ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, द स्पीसीज कॉन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर, फिर से रिपीट हो चुका है, रिपीट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कितना रिपीट क्वेश्चन आता जा रहा है। अब ये क्वेश्चन भी तो देखने का ज़रूरत ही नहीं है। पैंडेमिक तो अभी चल रहा है कोविड-19, और ये एंडेमिक है, एंडेमिक का डेफिनेशन ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन किया भी है ऑलरेडी।
इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में। चलिए 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो इसमें हमें जो इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में कुछ दिया हुआ है, किसमें इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में जो भी दिया हुआ है सारे करेक्ट है, तो हमें एक एक ऑप्शन के थ्रू चलना चाहिए। पहले क्या कह रहा है कि इन सीटू कंजर्वेशन सीड बैंक, बिल्कुल गलत, पहला ही गलत, क्योंकि जो आपका सीड बैंक है ये आपका टाइप ऑफ एक्सी2 है और एक्सी2 में आपका नेशनल पार्क दिया हुआ है, मतलब ये उल्टा दिया हुआ है, ये ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए। तो आपका जो है ये वाला मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन बी जो है वो क्या कह रहा है कि इन सीटू कंजर्वेशन में टिश्यू कल्चर, एक्स सीटू कंजर्वेशन में सेक्रेट ग्रुप। अरे यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन में टिश्यू कल्चर ये आपका जो है ये एडवांस एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है, इन सीटू में नहीं, और सेक्रेट ग्रुप जो है वो इन सीटू में आता है, तो ये भी आपका गलत। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, इन सीटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क, ये वाला तो करेक्ट है। एक्स सीटू कंजर्वेशन बोटानिकल गार्डन, अरे हमारा आंसर मिल चुका है, इसमें दोनों ही करेक्ट मैच है। चलिए फिर भी ऑप्शन डी देख लेते हैं कि जो इन सीटू कंजर्वेशन है उसमें क्या दिया है, क्रायो प्रिजर्वेशन। इन सीटू में क्रायो प्रिजर्वेशन, ये तो सही लग रहा है। एडवांस क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो टाइप ऑफ इन सीटू, सॉरी ये तो एक्स सीटू है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल दिया था। इन सीटू कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं, इन सीटू मतलब तो ऑफ साइट, ये क्रायो प्रिजर्वेशन कैसे हो सकता है, हाँ मैं भी गलत बोल दिया। तो यहाँ पे आपका ये भी गलत ऑप्शन हो रहा है। इन सीटू कंजर्वेशन में ये जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इन सीटू में आ जाएगा, एक्स सीटू एडवांस एक्स सीटू में आपका क्रायो प्रिजर्वेशन आता है। अच्छा 19th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन ए वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर टू एज। ऑलरेडी पिछले वाला क्वेश्चन में मैं ये चीज़ बोल रहा था कि ये टाइप ऑफ एडवांस्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, बाकी देखने का भी ज़रूरत नहीं है। इन सीटू तो ये बिल्कुल नहीं है, ये एक्स सीटू है और एडवांस्ड है। ठीक है, ये एडवांस वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टिश्यू कल्चर और ये क्रायो प्रिजर्वेशन ये वाला आपका एनसीईआरटी ये एडवांस एक्स सीटू कंजर्वेशन में इसको इंक्लूड कर रहा है। 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बार बार आप देख रहे हैं कि सेम ही टाइप ऑफ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और वही लाइन को दोबारा किसी तरीके से मोल्ड करके, किसी तरीके से एक बार इसका एग्जाम्पल पूछ लिया तो दूसरे बार उसका एग्जाम्पल पूछ लिया, ऐसे ऐसे करके आपको सेम ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको कोई नया क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल बताना है। मुझे तो ऑलरेडी आंसर दिख रहा है कि ये सीड बैंक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अब 21st क्वेश्चन में चलते हैं। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि ये जो इमीडिएटली अभी आपका थ्रेट है इसका, तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा। इसमें आई थिंक बहुत सारे लोग गलत कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग इसको सोच रहे होंगे कि फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन इमीडिएट फ्यूचर, इसको हम एंडेमिक कह देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एंडेमिक आप किसे कहते हैं, जो कि किसी एक चीज़ एक जगह पे कॉन्फाइंड है। इसमें तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कहाँ बोला कि वो एक जगह पे कॉन्फाइंड है, नहीं बोला ना। तो आपको अगर नहीं बोला गया तो आप क्यों उसको एज्यूम करोगे, हम क्यों इसको एज्यूम करें कि वो एक ही जगह पे कॉन्फाइंड है। हमें जो बोल रहा है वो हमें देखना है, और हमें बोल रहा है कि क्या इसमें आपका हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, तो इसीलिए इसको आप ये वाला ही आपका आंसर होगा। बहुत सारे लोग इसको एंडेमिक आंसर मार्क करते हैं, लेकिन इसका हो जाएगा क्रिटिकली एंडेंजर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रद्दी सवाल है, एकदम देख के उड़ा दो वाला सवाल है। 22nd क्वेश्चन जो है आपका रेड लिस्ट यानी रेड डाटा बुक जो है वो कौन पब्लिश करता है। तो इसका आंसर है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो फुल फॉर्म मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जो चार्ट्स दिए हुए हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी के डायग्राम भी आप कर लो, क्योंकि अभी तो जनरली आपसे डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। आप अगर पिछले 2-3 साल का भी पेपर उठा के देख लो, या फिर अभी ये जो प्रीवियस ईयर सेशन में भी आप देख लो, तो ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है।
लेकिन हमें सारे तरीके से रेडी होने चाहिए, क्योंकि अगर सोचिए अगर एग्ज़ाम में डायग्रामेटिक आ गया तो हम रो नहीं सकते ना कि अरे एनटीए ने मेरे साथ धोखा कर दिया, क्यों एनटीए ऐसा दिया, क्यों वो ऐसा किया, वैसा तो नहीं कर सकते। हमें सारे तरीके से रेडी होने हैं। तो ये जो क्या कह रहा है कि गिवन बिलो इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, व्हाट ग्रुप ऑफ फोर पोर्शन आर रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। तो ये आपका एनसीईआरटी का बिल्कुल डायग्राम है। ये एक चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है कि आपका जो ऑप्शन ए है, यानी ये जो ए है, ये आपका इंसेक्ट्स होगा, क्योंकि इंसेक्ट्स आपका सबसे बड़ा फाइलम है। तो इसमें आपका तो ऑलरेडी ये जो दो जो ऑप्शन है ये आपका निकल चुके हैं। इसके बाद आपका जो है सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो आपका जनरली मोलास्क होते हैं। ये तो हमें पता है कि सेकेंड लार्ज इंसेक्टा के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो होते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका मोलास्क होते हैं। तो अगर मोलास्क होते हैं तो यहाँ पे तो सिर्फ ऑप्शन बी आपका मोलास्क हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए के बाद आपका बी ही सबसे ज़्यादा दिख रहा है और आपका सी या डी काफ़ी कम लग रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बी मोलास्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको अगर थोड़ा सा भी देख के दिक्कत लग रहा हो ये वाला डायग्राम, तो आप एकदम एनसीईआरटी रेफ़र कर लो और एनसीईआरटी में जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है उसी को याद कर लो, ठीक है। क्योंकि इसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन हालांकि पूछता नहीं, लेकिन कभी भी पूछ सकता है। अब तो बोल नहीं सकते कि ऐसा क्यों पूछ लिया। जैसे कि 2021 में लोग सोच के गए थे कि बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, 2020 जैसा आएगा या फिर उससे भी आसान आएगा, और क्या दे दिया एनटीए वालों ने, हाँ, सबको एकदम होश उड़ा दिया। हाँ, फिर भी बहुत सारे लोग अच्छे परफॉर्म किए, ये बात नहीं है। जो लोग टॉपर है, जो लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए तो कुछ भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, कुछ प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। तो इसीलिए उनके ही तरह आपको बनना है, ताकि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपके लिए वो प्रॉब्लम ना हो, आपके लिए वो इजी हो, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, बहुत इनॉर्मस आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर एक्सी2 कॉन्जर्वेशन। फिर से वही सवाल, वही घिसा पिटा सवाल बार बार आ रहा है और हमें बोल रहा है कि ले लो भाई, मेरे से 4 नंबर ले लो, मैं बहुत ही आसान चैप्टर हूँ, मेरे से 4 8 12 जितना चाहे बहुत आसानी से नंबर मैं तुम्हें दे दूंगा, मार्क्स दे दूंगा। क्यों काहे इतना टेंशन ले रहे हो भाई, मैं मार्क्स तुम्हें दे दूंगा। मेरे को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसको लेके सोचो, मेरे को लेके इतना टेंशन मत लो। वही वाला घिसा पीटा आपका सवाल कि नॉट यूज्ड फॉर एक्सी2 कंजर्वेशन। तो आपका पहला ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये तो कुछ आपका डाउटफुल ऑप्शन लग रहा है कि कल्टीवेशन में हम आप इसके थ्रू कैसे कमेंट कर सकते हैं। बोटानिकल गार्डन, ये तो आपका यूज़ होता है एक्सी2 में। फील्ड जीन बैंक, ये फील्ड वाला अगर आप छोड़ देंगे तो जीन बैंक तो आपका एडवांस एक्सी2 में आता है। सीड बैंक, ये भी आपका एडवांस एक्सी2 में आता है। तो ये सारे आपका एक्सी2 है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स सिर्फ लिख रहा हूँ, एक्सी2 है। तो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी आप पहुँच गए हैं कि आपका ऑप्शन ए ही आंसर होगा। चलिए अब 25th क्वेश्चन और 26th क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज एमंग ग्लोबल डाइवर्सिटी। तो काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है। इसमें आपका जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, उसी डायग्राम से डिराइव्ड क्वेश्चन है आपका, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज एवं ग्लोबल डाइवर्सिटी। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन भी है कि फंजाई जो है आपका ग्लोबल डाइवर्सिटी में मैक्सिमम इसका कंट्रीब्यूशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि फंजाई का बहुत सारे अमाउंट ऑफ स्पीसीज़ होते हैं, और यहाँ तक कि फंजाई का जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ होते हैं वो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनसे भी हालांकि ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये अगर आप नहीं कर पाए अभी तो आप इसको याद ही रख लीजिए, क्योंकि 2013 2012 दो बार आया है तो रिपीट हो सकते हैं अभी। अब 26 क्वेश्चन, ये वाला एक थोड़ा सा आपका आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है कि कर्नाटका में आया था। थोड़ा उस साल जब कर्नाटका में एग्ज़ाम हुआ था तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आए थे, और आप देख लेंगे कि 2016 के जो फेज़ 2 है उसमें भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज़। तो ये एक डाटा है, आप चाहो तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे टाइप ऑफ डाटा को आपको याद रखने का। इसका जो आंसर है ये आपका ये ऑप्शन बी, जो नागार्जुन सागर और क्या है, मैं इसको ज़्यादा इसमें टाइम पास नहीं करता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ क्योंकि ये कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। 27th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला जो पहला जो आपका एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ था आपका एनसीईआरटी में, ये बायोडाइवर्सिटी में, ये वाला काफ़ी लेस रिप्रेजेंटेड है इन नीट में।
वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी किसका होगा। ऐसे बहुत तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन सिग्निफिकेंटली कभी भी यहाँ से पूछा नहीं गया है। ये एक कर्नाटका में पूछा था, तो हो सकता है कि अगर इस बार भी इस चैप्टर से थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करने की उनका गुंजाइश हो तो वो यहाँ से पूछ लेंगे। क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी मैक्सिमम पूछ रहा है, ना कि स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ये आपका आंसर तो बहुत ही आसान है, आंसर आपका हो जाएगा राइस। राइस के बाद आपका अगर सेकेंड मैक्सिमम होगा तो वो मैंगो होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में राइस का मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलता है और उसके बाद आपका मैंगो का मिलता है। तो 27 का क्या आंसर हो गया, 27 का आंसर हो गया डी यानी राइस। तो अब हम लोग आ चुके हैं हमारे करीब आखिरी के पार्ट में। हमारे कितने क्वेश्चन है अभी, 33 क्वेश्चन है और हमने 27 कर लिया है। बहुत ही आखिरी के कुछ क्वेश्चन बचे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने सारा क्वेश्चन मेरे साथ किया होगा, खुद से ट्राई किया होगा। काफ़ी आसान से क्वेश्चन थे, घिसा पीटा सवाल था, बार बार पूछा जा रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस रेड डाटा बुक। ये तो रद्दी रद्दी जैसा सवाल है, IUCN ऑलरेडी हमने कर रखा है, रिपीट हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज़ ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया में जो कितने आपका जो 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उनको आपको उनका जो नाम है वो आपको याद रखने हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। पहला है ईस्टर्न घाट्स। अरे नहीं, ईस्टर्न घाट्स में ज़्यादा कुछ डाइवर्सिटी नहीं है। ईस्टर्न घाट से तो वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा होते हैं। एम्फीबियन अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न घाट से आपका वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा उसमें मिल जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। आपका जो है गेंजेटिक प्लेन जो है ये तो बिल्कुल ही नहीं है। सुंदरबन आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है, लेकिन ये हॉटस्पॉट्स में नहीं आता है। वेस्टर्न घाट जी ये आता है, वेस्टर्न घाट आपका एक हॉटस्पॉट है इंडिया में। 30th क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आई थिंक ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये कुछ डाटा दिया हुआ होगा, इसमें आपको अगर करेक्ट पता है तभी आप अटेम्प्ट कीजिए, वरना आप छोड़ दीजिए ये वाला क्वेश्चन। मैं ओरिजिनल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपको तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो करेक्ट पूछा है ना, यहाँ पे करेक्ट पूछा है। तो पहला क्या कह रहा है कि द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव वेरी हाई लेवल ऑफ डेजर्ट एनिमल स्पीसीज एज वेल एज न्यूमरस रेयर एनिमल। गलत। आपका डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी कैसे हाई हो सकता है, इसको तो आप अपना सिंपल लॉजिक से भी इनकरेक्ट इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये वाला थोड़ा आपका कंट्रोवर्शियल ऑप्शन आपको लग सकता है कि लार्ज स्केल बीटी कॉटन में बायोडाइवर्सिटी में क्या ही इफेक्ट आएगा, लेकिन नहीं, आपका इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा, अरे ये तो आपका पेस्टिसाइड है, ये आपका पेस्ट जो स्पीसीज़ है उसको इरेडिकेट कर रहा है। पेस्ट को इरेडिकेट अगर आप कर रहे हो तो आप तो बायोडाइवर्सिटी लॉस ही कर रहे हो। आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली तो आप वही बायोडाइवर्सिटी लॉस ही कर रहे हो। तो इसीलिए ये आपका यहाँ पे बीटी कॉटन हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट, ये भी गलत होगा। ये एडवर्स इफेक्ट होगा, हाँ, इमीडिएटली नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में एडवर्स इफेक्ट होगा। तो ये भी आपका गलत हो गया। इसके बाद आपका क्या है, ऑप्शन सी कह रहा है कि वेस्टर्न घाट है वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। बिल्कुल करेक्ट। अरे इसीलिए ही तो ये हॉटस्पॉट है, ऑलरेडी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। अब देख सकते हैं कि कैसे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा भी आ रहा होगा आप लोगों को ये करते हुए कि अरे क्या मैंने जो अगर आपने मेरा जो हॉटस्पॉट वाला पॉइंट जो है वो अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान सेशन होगा। सारे क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर रहे होंगे, वो एक दो जो थोड़ा एब्सर्ड या फिर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स टाइप था उनको छोड़ के सारे सही कर रहे होंगे, और एग्ज़ाम में भी एकदम सही करोगे। एकदम मान लो एग्ज़ाम में मेरे मानो तो आप एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लोगे। अगर आप मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ते जाओ और अच्छे से फॉलो करके डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप खुद से कुछ एफर्ट नहीं डालोगे, सिर्फ लेक्चर देख लिया, ये प्रीवियस ईयर्स कर लिया, बस ख़त्म, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम एक एक चैप्टर में बायोलॉजी का 200-250 क्वेश्चन तो आपको लगाने हैं। एनसीईआरटी बेस्ड, हाँ, ये आपका प्री कंडीशन है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही लगाने हैं, एनसीईआरटी के बाहर वाले ज़्यादा नहीं। आप अगर ना भी लगाओ तो भी अच्छा, और अगर लगाना चाहते हो तो बहुत कम लगाओ। ठीक है। 31st क्वेश्चन, सेक्रेड ग्रुप्स आर स्पेशली यूजफुल इन।
हमें पता है कि ये आपका एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मेथड है जो कि इंडिया में है। इसमें कुछ जो प्लांट है उसको एक गॉड के रूप में माना जाता है, क्योंकि इंडिया में तो हम स्पिरिचुअल कंट्री है काफ़ी ज़्यादा, उसको इसीलिए ऐसे कंजर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए ये तो हमें मुझे ही ऑप्शन दिख रहा है, आई थिंक आप लोगों को भी अब तक दिख चुका होगा कि कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज, आपका ऑप्शन डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन है, यानी यह हमारा आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, यही आज का जो सेशन है इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर। तो नेचर में किसका हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज होगा। यहाँ पे ऑप्शन देख के तो आप लोगों को एकदम ही क्लिक किया होगा कि इंसेक्ट्स। इंसेक्ट तो आपका 2/3 ऑफ द वर्ल्ड जो स्पीसीज है उसको वो तो इंसेक्ट्स ही है, 70%। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब हम आ चुके हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोग ये वाला सेशन ख़त्म करेंगे। और मैंने आपसे जैसा कहा कि इस सेशन के बाद आप एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ना, और पढ़ने के बाद कम से कम 200 क्वेश्चन लगाना। ये कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ये बात ध्यान रखना, कम से कम 200। अगर आप 300 350 लगा लो तो भी अच्छा है। हाँ, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर में 200 150 से भी कम चल जाएगा, लेकिन ये वाला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, बहुत फ्री का नंबर देता है, आसान सा चैप्टर है, तो इसमें आपको एकदम अच्छे से रेडी कर लेना है। तो पढ़ते हैं हम फिर यहाँ पे A to D जो है एकदम ऑप्शन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें आपको हर एक ऑप्शन को पढ़ना होता है और पढ़ के उसको एनालाइज करना होता है और एकदम देखना होता है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोग पहले क्या करिए कि एक जो आखिरी वाला ऑप्शन है यानी डी जो ऑप्शन होता है उसको पहले चेक कीजिए, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में डी वाला ही आंसर होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपको करेक्ट ही पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to D व्हिच वन ऑफ टू ब्लैंक विथ करेक्ट। हाँ, यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला क्या कह रहा है कि बियर गोज इनटू वन। तो आपका ये बियर जनरली आपका हाइबरनेशन में आई थिंक जाता है, ये आप लोगों को पता होगा, बियर हाइबरनेशन में जाता है। तो यहाँ पे तो ए एस्टिमेशन दिया हुआ है, इसको देख के ही आप पूरा एक ऑप्शन को आप गलत कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये थर्ड वाला ऑप्शन में आपको कुछ कह रहा है, तो थर्ड जो है वो एक बार देख लेते हैं। ए कॉनिकल एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस रिप्रेजेंट्स डैश ह्यूमन पॉपुलेशन। तो आपको क्या कह रहा है, ये कॉनिकल पिरामिड है, ब्रॉड बेस, यानी ये तो एक्सपेंडिंग है, हमें पता है ये एक्सपेंडिंग होगा। तो थर्ड वाला एक्सपेंडिंग और थर्ड वाला स्टेबल, तो ये वाला भी गलत हो गया। अरे यहाँ पे तो आई थिंक कुछ गलत ही हो गया, ये जो ऑप्शन डी है ये यहाँ पे इस पीडीएफ में आया नहीं है। तो चलिए ठीक है, ऑप्शन डी, अगर इसमें कुछ और ना मिले तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको हर एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ये आपका वन जो है ये हाइबरनेशन होगा, आपका कॉनिक जो ड्यूरिंग विंटर टू यहाँ पे एस्केप द कोल्ड वेदर, ये होगा आपका, ये एस्केपिंग द वेदर होगा ऑप्शन। अच्छा, थर्ड वाला तो एक्सपेंडिंग हो चुका है। ए वास्प पॉलिनेटिंग ए फिग फ्लावर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपका जो है काफ़ी एक अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ये आपका जो कॉमेंसलिज्म नहीं, ये आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। जो आपका वास्प जो है फिग में पॉलिनेट करता है, ये आपका म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है। यहाँ पे कॉमेंसलिज्म दिया हुआ है, तो मतलब ये भी गलत, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि यहाँ पे नहीं आया है। मैं आपको ऑलरेडी बाकी सारे चीज़ भी बोल रहा हूँ कि ये आपका फोर्थ जो होगा उसका म्यूचुअलिज्म होता है। और जो फिफ्थ है, एन एरिया विथ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ साथ ये पूरा चैप्टर आपका जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यानी इकोलॉजी यूनिट का थर्ड चैप्टर एकदम फिनिश कर लिया है। उम्मीद है आपको ये सारा लेक्चर प्रीवियस ईयर्स काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि मैं ये क्वेश्चन कराने के साथ साथ कुछ बीच बीच में थोड़ा एक दो ज्ञान बोल देता हूँ। उस ज्ञान को आप अगर मान के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि उससे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन नहीं, आप अगर उसको खुद के लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू तो ज़रूर ऐड होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग करते हैं ये लेक्चर का समाप्ति। उम्मीद है आप लोग को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।